नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे दूं क्योंकि आपकी आरा हमें बहुत ज़रूरी है। हमें ईमेल भेजने के लिए हमारा एड्रेस है nbks@dawnnews.tv। आज जो मैं बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं वो खुशी के बारे में है। अगर खुशी सिर्फ दौलत से होती, पैसे से होती, तो गरीबों के घरों में सफ़े मातम बिछी होती, वो हर वक्त बैन करते रोते। हकीकत ये नहीं है। बहुत ज़्यादा अमीर आदमी अक्सर खुश नहीं होते। मैं अमीरों का काम करता हूँ, मुझे ये फ्रॉम फर्स्ट आई पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे अर्ज करता हूँ, बर्ड्स आई व्यू दे सकता हूँ। उनके पास वक्त ही नहीं होता खुश रहने के लिए, वो सिर्फ पैसे जमा करने में लगे होते। मेरे सबसे करीबी दोस्त ज़िंदगी में सईद चौधरी हैं। वो बाज़ दफ़ा मैं समझता हूँ कि हम एक रूह हैं जो दो जिस्मों में बटे हुए हैं। वो हीरो का कारोबार करते हैं और अमीर आदमी। एक दफ़ा मैं और वो हम गुजरांवाले से वापस आ रहे थे, उनकी मर्सिडीज़ 500 SCL पे। तो भाटी चौक जहाँ मैं पैदा हुआ था, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, हमारे सामने एक टांगा रुका, उस पर 3 पीछे ख़वातीन बैठी हुई थी। सब ने बच्चे, एक एक बच्चा हाथ में लिया हुआ था, बुरके पहने हुए थे, मुंह खाली था, मोटी मोटी काफ़ी सारी लिपस्टिक जो उनके सारे मुंह पे फैली हुई थी वो नज़र आई। एक खातून ने दूसरी को कुछ कहा कान में, वो तीनों इतना जोर की हंसना शुरू हो गई कि एक हंसते हंसते टांगे की पिछली सीट से स्लिप करने लगी। दूसरे ने उसे रोका। सईद चौधरी साहब ने अपनी गाड़ी साइड पे कर ली, खड़े हो गए। मुझे कहते हैं नईम बुखारी साहब, मैं पिछले 20 साल में इस तरह नहीं हंसा हूं जिस तरह ये हंसी हैं। हालांकि मेरे पास घर हैं 2 लाहौर में, 2 घर हैं दुबई में, मेरा लंदन में भी फ्लैट है और मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पास पैसे कितने हैं। खुशी एक मकाम नहीं है, कोई खुशिस्तान कोई जगह नहीं है जहां पहुंच के मैं और आप कह सकते हैं ओह वी हैव रीच्ड खुशिस्तान। ये एक एटीट्यूड है, एक तरीका है जिंदगी का। ये छोटा सा पैंडा जिसे लाइफ कहते हैं, इसको काटने का। मैं बहुत से लोग देखता हूं जो मुंह बना के, मुंह सुजा के फिरते रहते हैं। किसी दिन अगर आप चाहें तो मेरा ख्याल है कि मैं एक प्रोग्राम खुशी पे करना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं कि क्या कोई नुस्खा है जिस पे अमल करके हम ये महसूस कर सकते हैं, ये बाद सबा जिसे हम खुशी कहते हैं, वो हम महसूस कर सकते हैं। इसमें क्या चीज़ें हैं जो लाजमी हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हमने अपने में बदलनी है, किन चीज़ों से बचना है। इंशाअल्लाह एक पूरा प्रोग्राम खुशी और उसकी परसूट के मुताबिक करेंगे। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। मैं कुर्सी भी मंगवा लेता हूं पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सईद चौधरी साहब से बात शुरू हुई है तो एक और बात अर्ज करना चाहता हूं। एक ज़माने में शारजा में क्रिकेट के मैच बहुत हुआ करते थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, और दूसरी टीमें भी शामिल होती थी। आम तौर पे मैच के बाद कोई ना कोई गपशप की महफिल मुनक्कद होती जो हम अटेंड करते। अगर हम उस महफिल से रात के 1 बजे भी आए हैं, 1 बजे भी, और लाल बत्ती नज़र आई है और शुड़ता यानी ट्रैफिक का कोई नहीं है, मैंने कभी किसी गाड़ी को लाल बत्ती का इशारा तोड़ते हुए नहीं देखा और मैं साल साल वहाँ जाता रहा। अगर ट्रैफिक बंद है और एक लाइन बनी हुई है, कोई शख्स नहीं जो लाइन तोड़ेगा। अगर राउंड अबाउट है, गोल चक्कर है, तो जो गाड़ियां राउंड अबाउट के अंदर हैं उनका हक पहले, मजाल है साइड वाली गाड़ी को अंदर आ सके। कराची से दुबई का एयरपोर्ट 1.5 घंटा दूर है, इससे ज्यादा नहीं है। एयरपोर्ट पे पहुंचते ही हम लाइन सीधी कर लेते हैं। ये क्यों हम करते हैं? ये हमारे यहाँ हमें क्यों बहुत जल्दी होती है? यानी अगर ट्रैफिक खड़ी है, 2 लाइनें खड़ी है, तीसरा आ रहा है आगे जाके, वो आगे जाके रुक रहा है। क्या उन्हें डॉक्टर कदीर खान साहब के साथ जाके बम बनाना है? क्यों हमें जल्दी होती है? क्यों हम ट्रैफिक के कवानीन का एहतराम नहीं करते? वाई आर बी इंस्टिंक्टिव लॉ ब्रेकर्स? जरा एक नजर हमारे ट्रैफिक के हालात पे देखिएगा। नाज़रीन, आपको मालूम है हमारी इलेक्शनें होती हैं और कवानीन जो इलेक्शन का है उस पर एक हद मुकर्रर है कि आप कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। कोई इसकी हदों के मुताबिक नहीं। मुझे बताया गया है कि MNA की इलेक्शन पे 4, 6 से लेके 8 करोड़ रुपया लगता है।
प्रोविंशियल असेंबली की इलेक्शन से 2 करोड़ से लेके 4 करोड़ 6 करोड़ भी लग जाता है, डिपेंड करता है कि इलेक्शन कितनी कंटेस्टेड है। अब जाहिर है जो शख्स 4, 6 या 8 करोड़ दे सकता है उसके पास ये पैसे हैं ना, उसने गाड़ियों का भी बंदोबस्त करना है, 200 गाड़ियों का बंदोबस्त होता है, उसे रोटियां भी खिलानी है, उसने कैंपेन भी चलानी, दे मस्ट हैव मनी टू डू सो। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपने टैक्स देना, इनकम टैक्स नहीं देना तो वेल्थ टैक्स देना। इससे पहले मैं कि उनकी बात करूं, मैं एक अपनी अर्ज करना चाहता हूं। मैं एक आम मामूली सा वकील हूं, मुझे 44 साल हो गए वकालत करते, मुझे अपनी वकालत के बारे में कोई ऐसा जोम नहीं है, मैं समझता हूं मैं कॉम्पिटेंट, रीजनेबली कॉम्पिटेंट वकील हूं, तैयार होकर जाता हूं। जो साल 30 जून 2013 को खत्म हुआ उसमें मेरा जाती टैक्स 78,21,865 था। जो साल अभी खत्म हुआ है 30 जून 2014 को जो मैंने टैक्स जमा कराया है वो 70,05,994 था। अभी असेसमेंट होनी है, यानी रफली कभी मैं 6.5 लाख रुपया देता हूं या 6 लाख रुपया महीना टैक्स देता हूं। और मैं कोई मुझे जोम नहीं है कि मैं वो बड़ा नाक से बादाम तोड़ लेता हूं वकालत में, बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि हमारे कई पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इलेक्ट होके आए हैं एमएनए में, वो टैक्स कितना देते हैं? 0, निल। और कई ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो 50,000 से कम टैक्स देते हैं साल का। हमने एक कमाल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, उन्होंने जो शख्स टैक्स देता है वो छाप दिया और एक वेबसाइट है जिस पे फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट है, आप नाम डालें तो आपको पता लग जाएगा। हम इन प्रोग्रामों में ये गीबत नहीं करेंगे, सच बताएंगे आपको। वो जो आप देखते हैं ना ये 2-2 प्राडो वाले और 4-4 लैंड क्रूजर वाले, हम आपको बताएंगे कि जिनको आपने इलेक्ट किया है वो कितना टैक्स देते हैं। एक और मैं अर्ज कर लूं आपसे, स्विट्जरलैंड में अगर किसी मोहल्ले में कोई हमसाया नई BMW ले आए या नई मर्सिडीज बेंज ले आए या अपने घर को बड़ा सा वसी करने की कोशिश है, महल्लेदार अपना फर्ज समझता है कि वो इनकम टैक्स वालों को बताए कि ये पैसे कहां से, पूछो इससे। आपका भी और मेरा भी फर्ज है कि जब हम देखें कि एक शख्स के पास दौलत बहुत ज्यादा दिखा रहा, हमें दिखा रहा है, आपका मेरा फर्ज है कि आप चिट्ठी लिखें फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू को कि मैं यहां रहता हूं, मेरे साथ ये फलां शख्स रहता है, उसने नई मर्सिडीज बेंज ली है। ये हम अपना हक अदा करें, एंड इट इज आवर ड्यूटी टू इन्फॉर्म द स्टेट सो दैट द स्टेट कैन टेक एक्शन। विल टेक ए शॉर्ट ब्रेक एंड विल जस्ट कम बैक। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज जो मेहमान हैं उनसे मेरे कई ताल्लुक, उनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। मेरी तो वो बड़ी बहनों की तरह है, वो माँ भी हैं, दादी भी हैं, शायरा भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, नसर भी लिखती हैं, ट्रांसलेशन भी करती हैं, हुकूमती अफसर भी रही हैं, रिटायर हो चुकी हैं, एक हवा के नाम से एक इदारा भी चलाती हैं, कई एजाज़ उनको मिले हैं। लिखती हैं तो लोग कहते हैं कोई तेजाबी इंक से वो अपनी चीज़ें लिखती हैं। मोहतरमा किश्वर नाहिद साहब, आप थैंक यू वेरी मच। अब क्या वाकई हमारे मुआशरे में औरत पिसी हुई है? पिसी हुई नहीं है, अंदर दबी हुई है। अच्छा। और उसमें सिर्फ औरत ही नहीं है, हमारे मुल्क का 80% मर्द भी है। वो मर्द जो दफ्तर जाता है और मैं तुम जैसे बॉस मिल जाती है तो कहता है यस सर, फिर घर पे आता है तो बीवी मिल जाती है, हाँ अभी हो जाएगा। और उसके बाद जब उसके छोटी होती है, छोटा होता है तो उस वक्त अम्मा से डांट पड़ती है। इसी तरह औरतों के साथ होता है। वो मैंने एक जगह लिखा था कि अंगूठे की मोहर पे रुखसत होने वाली क्या मांगेगी। अच्छा। हमारी तो 80% लड़कियां अंगूठा लगा के तो रुखसत हो जाती हैं, किसी के हवाले कर दी जाती है। अब तो ये भी अब रुक गया है, बल्कि ये रुक क्या गया है, कानून बन गया है सिंध असेंबली में कि 18 साल से कम उम्र की औरत की शादी नहीं हो सकती। हमारे कानून में है 16 साल, लेकिन तुम देखते हो 7 साल की उम्र की लड़की की 80 साल की उम्र के लड़के से शादी हो, लड़के से। लड़का कह रहे हो, मेरी बेइज्जती करा रहे। 80 साल वाले बुढ़े से शादी उसके हवाले कर दिया जाए। वो ना वो अंदाजा ही नहीं हो सकता कि इनका आपस में रिश्ता हो सकता है।
بہت میں نے اشتہار لکھے ہیں ٹیلی ویژن کے لیے بھی اور اخباروں کے لیے بھی کہ اس طرح مت کرو، سوارا ونی کی رسمیں ختم کرو، قرآن سے شادی ختم کرو، پر کون سنتا ہے؟ دوسرے زمینوں کا رشتہ جو ہے وہ تو زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، تو اسی پہ قائم رہتے ہیں کہ جی زمین نہیں دینی، کچھ ہو جائے زمین نہیں دینی. اب تو یہ بھی ہو گیا ہے. اب کیا ہو گیا، سارے زمانے سے رہا ہے کہ لڑکی کو وراثت ہی نہیں ملنی، لڑکی کو تو جہیز دے دیا بس کافی ہو گیا. نہیں میں نے آپا یہ بھی سنا ہوا ہے کہ باپ مر گیا ہے تو بہنوئی نے کہا کہ حصہ ملنا چاہیے. وہ کہنا آپا جی شرم نہیں آتی تو جہیز نہیں سے دیتا. وراثت میں حصہ ملنا لڑکی کے لیے بڑی مشکل ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ عورت کا پسنا بر صغیر میں، ابھی ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ، یہ ازلوں سے چلا آ رہا ہے اور از اٹ پارٹ آف آور ہسٹری کہ اس کو دبزن عورت ایک پوزیشن ہے؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ؟ جی جب ہم ارتقا دیکھتے ہیں عورت کا اور کام کرنے والی عورت کا، تو سب سے پہلی چیز جو عورت نے بنائی تھی وہ تھیلا تھا جو پیچھے اس کے لٹکتا تھا اور اس کے اندر بچہ ہوتا تھا اور آگے وہ مرچیں توڑ رہی ہے، وہ توڑ رہی ہے، کپاس توڑ رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. تو کام کرنے کی جو ارتقا چلتا ہے وہ اس زمانے سے چل رہا ہے. ٹھیک. اس کے بعد مرد نے پہیہ بنا دیا اور پہیے کے ذریعے سے اس نے آگے موٹر بنا لی اور ریڑھا بنا لیا اور اس طرح سے چلنے کا کام شروع کر دیا. تو ڈویژن پہلے ہی اس نے اپنے ذوق کے مطابق کر لی. جو مرد اپنی عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا گندی زبان استعمال، وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ میں ٹارزن ہوں، میں ہرکولیز ہوں، میں ہٹلر ہوں؟ یہ کیا مردوں نے آیا ہے جو آپ کے گھر آ گئے، جس نے آپ کی اولاد پیدا کر دی، اس کو کیا گالی دینی؟ اس کو میرا کیا خیال ہے وہ ٹیلی ویژن کے پلیز آج کل زیادہ دیکھتے ہیں. اچھا. کیونکہ اس میں یہی ہوتا ہے، کتنے دھکے، کتنے سب پڑے، کتنی دفعہ اسے گھر سے نکالا جاتا ہے، کتنی دفعہ اس کو دوسری عورت سے رشتہ ہو رہا ہے، کسی اس کے ریلیشن شپ کس سے ہو گئے، اور یہ کہ اور اس کو قتل کے نام، غیرت کے نام پہ قتل کرنے کی ساری تیاری اس طرح سے ہو جاتی ہے. آپ سیدانی ہیں لیکن آپ سیدہ لکھتی نہیں ہیں اپنے نام کے ساتھ، وجہ؟ میں نے جب کشور ناہید تھی بچپن میں تو کشور ناہید رہی شادی کے بعد بھی. میرے ابا نے ضرور یہ کہا تھا کہ تم نے نام نہیں بدلا تو سیدہ تو لکھا کرو. تو میں نے کہا میرے بھائی کافی ہیں، سید افتخار زیدی لکھے ہوئے، سید ابن حسن صاحب، آپ سارے کے سارے وہ سید، میری کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ مجھے اپنی ذات جو ہے، پھر میں جب شادی ہو کے آئی تھی پھر مجھے بٹ لگانا پڑتا. اچھا. یوسف کامران بٹ تو سیدہ کشور ناہید بٹ. نہ بابا مجھے کشور ناہید ہی ٹھیک لگتا ہے. اپن لکھائی کا شوق بچپن سے تھا کہ یہ کوئی لیٹر ڈیولپمنٹ ان لائف ہے؟ بچپن سے تو پڑھنے کا شوق تھا. اچھا، پڑھنے کا تھا. اتنا شوق تھا پڑھنے کا کہ جو پڑیا بندی ہوئی آتی تھی اس میں سے بھی جو کاغذ نکلتا تھا وہ بھی میں پڑھ لیتی تھی کہ اس پہ کیا لکھا ہے. لیکن انٹرمیڈیٹ میں فرسٹ ایئر میں آ کے جو انٹر کالجیٹ مشاعرے نہیں ہوتے، اس کا آیا دعوت نامہ تو کالج کی پرنسپل نے کہا کہ تم اتنے شعر تمہیں یاد ہیں تو تم لکھ بھی سکتی ہوگی. میں نے کہا نہیں، میں نے کبھی نہیں لکھا. انہوں نے کہا لکھو، کوشش کرو. تو میں اصل میں رات کو 1 بجے کے بعد پڑھا کرتی تھی کیونکہ اس وقت تک سب جاگتے تھے اور مجھے فکشن نہیں پڑھنے دیتے تھے، پوئٹری نہیں پڑھنے دیتے تھے. تو میں دل کا حساب ہوتا تھا اتنا موٹا ہماری میٹرک کے زمانے میں، اس میں رکھ کے چیخوف اور گورکی اور منٹو پڑھتی تھی. پتہ نہیں چلتا تھا ہے کیا، لیکن پڑھتی ضرور تھی. اس وقت پڑھتے پڑھتے وہ مصرع لکھا، کتنے ہی غریباں سی ڈالے اپنا ہی غریباں سی نہ سکے، یہ مصرع تھا. طرح دیکھا تو 10 شعر ہو گئے. اچھا. اب گھر میں تو نہیں بتانا، تو مشاعرے میں گئی، وہاں سے آئی تو وہ فرسٹ پرائز مل گیا. تو اب وہ پرائز جو ہے کہاں رکھوں؟ تو وہ میں نے ڈسٹ بن میں یا کبھی آٹے کے کنستر میں چھپا دینا. یہ میری زندگی تھی. اوکے. ہمیں بھی شوق تھا کتابیں پڑھنے کا. جو ایک نئی نسل تیار ہو رہی ہے، یہ آئی فون والی، اور یہ ان کو شوق کتابوں کا نہیں ہے، وہ ٹک 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 کر رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ جب فراز کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اتنے فراز کے شعروں کے اوپر شعر بنائے تھے لوگوں نے ٹک ٹک کر کے. آپ بتا رہے ماں، کیا ہم اپنی اولاد کی تقدیر بناتے ہیں، بنا سکتے ہیں؟ تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے؟ اپنی تسلی کرتے. واہ 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 واہ. یہ سب محبتیں، یہ سب پیار جو ہم کرتے ہیں، یہ اپنی تکمیل کر رہا ہوں، ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں. یہی ہے. اچھا، لیٹس گو فارورڈ. آپ نے گورنمنٹ سروس کب جوائن کی؟
جس سال میں نے شادی کی سن 60 میں، اچھا اسی سال آدھا دن میں یونیورسٹی ہوتی تھی، آدھا دن میں نوکری کرتی تھی لوکل باڈیز کی. جب سے جوائن کر کے 67 میں سول سروس میں آ گئی، انفارمیشن گروپ بن گیا، اس میں میں آ گئی. اور اس وقت سے لے کے 98 تک میں نے نوکری کی، کیونکہ اس وقت 98 میں نواز شریف صاحب کے زمانے میں حکومت تھی. وزیر صاحب ہمارے جو تھے ان سے میرا چلا نہیں، تو وہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں. تو میں نے ریزائن کر دیا. تو انہوں نے کہا کیوں ریزائن کرتی ہے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، 2 سال نوکری کے رہ گئے، میں اپنے پاسپورٹ پہ سے گورنمنٹ سرونٹ ہٹانا چاہتی ہوں تاکہ میں آزاد پھر سکوں. بس اس وقت سے میں آزاد ہوں. اچھا، یوسف بھائی سے شادی آپ کی رشتہ مانگ کے ہوئی کہ عشق سے ہوئی کہ کیسے ہوئی؟ کوئی نین گئی رشتہ مانگنے، کوئی آئی، آپ نے فیصلہ کیا، انہوں نے کیا؟ ککھ نہیں ہوا. اچھا کچھ نہیں. اچھا ہاں، میری ماں نو پتہ چلیا کہ جی یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ ڈیبیٹس پہ اور مشاعروں پہ اکٹھے جاتے ہیں. میرا کلاس فیلو تھا. ٹھیک. ابھی عشق کی کہانی بھی نہیں چلی، بلکہ یوسف نے بتایا تھا کہ اس نے جتنی پرانی غزلیں لکھی تھی وہ سب کے سب اس نے مجھے سنا دی لا کے کہ آج میں نے لکھی ہے. میں بڑی امپریس ہوں کہ میں تو روز لکھتی نہیں، یہ تو روز غزل لکھتا ہے. تو خیر وہ میرے ساتھ جاتا تھا. میں بہت خوش تھی کہ میری کلاس فیلو جا رہا ہے. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کلاس فیلو جو ہے وہ پرسوں ہو جائے گا. قبول ہے قبول ہے قبول. اچھا پتہ ہی نہیں لگا تو ہو گیا. پتہ ہی نہیں لگا. اچھا اوکے. بٹ ہی واز سچ اے ہینڈسم بوائے. اس میں تو کوئی نہیں، ویری ہینڈسم. اینڈ واٹ سارٹ آف اے پرسن واز ہی؟ بطور انسان کیسا تھا؟ بطور انسان جیسا شوہر ہوتا ہے. اچھا. اور بطور دوست جیسا ایک دوست ہوتا ہے. واہ. یہ 2 الگ بندے تھے جو میرے ساتھ پیرلل چلتے رہے. شوہر بھی اور دوست بھی. جب ہمارے سارے دوست بچے میرے کہتے ہیں نا کہ جب ان سے کہتے ہیں پاکستان میں تو عورتیں الگ بیٹھتی ہیں، مرد الگ بیٹھتے ہیں، شادیوں پہ یہی ہوتا ہے، سب جگہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. ہمارے اماں ابا کے تو سب دوست کامن تھے، وہ اکٹھے ہی آ کے بیٹھا کرتے تھے. تمہیں تو یاد ہے کس طرح بیٹھا کرتے تھے ہم لوگ اور کس طرح ہوتا تھا. تو یہ سلسلہ ہے، یہ دوستی کی سطح تھی. شوہر کی سطح وہاں تھی جہاں کہ میں کہتی تھی مجھے بھی جانا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بس بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ آ گئی. باقیوں کو آئی یا نہیں آئی مجھے نہیں پتا ہے. اچھا جب یوسف کی موت، یوسف بھائی کی موت جوانی کی موت تھی 43. اور مجھ سے بھی تو پوچھو تم کتنی بڑی تھی. ہاں آپ کتنی بڑی؟ میں 41 سال کی تھی. یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سانحہ ہے؟ ہاں. اچھا. زندگی کا بلکہ پہلا اور آخری سانحہ اس لحاظ سے کہ اس سانحے کے دور سے میں مسلسل گزر رہی ہوں. اچھا. کیوں کہ زندگی میں دوسراہت جسے کہتے ہیں، یہ دوستی جو میں نے پہلے کہا وہ اس کے ساتھ تھی. اس کے بعد وہ تنہائی کا وہ سفر آیا ہے جو کہ بڑھاپا بھی لاتا ہے. تنہائی کا وہ سفر جو ٹیلی فون اٹھا کر یہ بھی دیکھتا ہے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی کیوں نہیں بج رہی، دروازے کی گھنٹی کیوں نہیں بج رہی، جبکہ آپ نے خود پہ یہ لگائی بھی ہے کہ کوئی آئے تو اطلاع دے کے آئے. بڈھی انگریز بن گئی ہو تم، اس طریقے سے جینا چاہتی ہو اور رہنا چاہتی ہو. تو یہ چیزیں، یہ مرحلے جو آتے گئے. اور پھر وہ مایا اینجلو والی بات کہ میں خود نہیں اٹھ سکتی لیکن مجھے ہمت ہے کہ اٹھ جاؤں، گھٹنے درد کرتے. اچھا اب آپ کی پوئٹری میں، یعنی جب آپ بڑی ہو رہی تھیں، بڑی عمر کے لحاظ سے، تو آپ پہ کن کن ادیبوں کا انفلوئنس تھا یا آپ سمجھتے ہیں میں ان کے کام سے متاثر ہوئی ہوں؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 60s میں تو دیکھو اس زمانے میں نئی تحریک چلی تھی جدید نظم کی. مجید امجد، منیر نیازی اور فیصل وغیرہ تو ہمارے سینئر تھے. ہم تو ان کی مطلب سلیمہ میرے ساتھ تھی تو ہم اکٹھے ہی پلے تھے. تو اس لیے وہ تو گھر والا مسئلہ تھا، اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. 1-2 دفعہ گاڑی میں نے غلط فٹ پاتھ پہ چڑھا دی تو فیصل صاحب ساتھ تھے تو کہتے تھے یہ بھی تم کر لیتی ہو. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. میں نے پڑھا 10ویں اور فرسٹ ایئر کے دوران میں نے گورکی سے لے کے ٹالسٹائے، ڈان بہتا رہا، اتنا مشکل ناول وہ میں نے پڑھ لیا تھا. لیکن سچی بات ہے اگر اس زمانے میں نہ پڑھتی تو آج کل نہیں پڑھ سکتی تھی. میں نے نسیم حجازی نہیں پڑھا، میں نے ایم اسلم نہیں پڑھا، میں نے فرت اللہ بیگ پڑھا، میں نے ڈپٹی نذیر احمد پڑھا اور خارشد الخیری پڑھا. یہ سب پڑھے. سرشار پڑھا، یہ سب پڑھے.
वैसे ये कि अदीब फाजिल का कोर्स भी मैंने किया. अच्छा, अब दो आदमियों के बारे में आपको पूछना चाहता हूँ और आपकी नज़र में उनका असर हमारे अदब में. एक साद हसन मंटो साहब और एक फैज़ अहमद फैज़ साहब. पहले फैज़ साहब का साया इतना बड़ा क्यों है? उनकी जेल की वजह से, उनकी ज़ाती अजियत जो उनको पहुंचाई गई, कि वाकई वो आपके याद नून मीम राशिद साहब उनके बारे में कहते थे ये रेशमी ख्यालात का शायर है या रेशमी. व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ इट? देखें वो बात में हम लोग 8वीं क्लास में थे, 7वीं में थे जब फैज़ साहब जेल में थे, तो उनसे उनके वहाँ से शेर आया करते थे, नज़्म आया करती थी, गज़ल आया करती थी. अच्छा, उस ज़माने में फ़ोटोस्टेट का तो रिवाज था नहीं, कुछ नहीं था, नकल कर करके हम सब एक दूसरे को भेजा करते थे. अब मुझे कुछ नहीं पता शायरी में, इतना पता था कि हाँ भाई महबूब कौन होता है और उससे इश्क किया जाता है और मैं नहीं कर सकती. तो लेकिन ये कि क्या वो जो गज़लें आती थी वो सब हम सब के पास होती थी, हम जिल्द बना के रखते थे. फिर हमने उसी ज़माने में सुना कि अरे फैज़ साहब जेल से बाहर आए तो नूरजहां उनके लिए मिठाई का टोकरा लेके गई है. ओहो, ये तो अच्छा. अब फैज़ साहब से हम डर रहे हैं क्योंकि सलीमा क्लास फेलो है, तो इस वजह से फैज़ साहब से बात तो करनी नहीं है. फिर जब मेरी गज़ल छपी, कुछ यूँ भी जड़ जड़ सी नाहीदाश्त थी, कुछ ओढ़नी का रंग भी खिलता हुआ न था. हाँ, उसका एक बहुत अच्छा शेर है, दिल जो खरीदता था उसे देखता ना थी. जज्ब थी गर्मी है बाज़ारे आरज़ू, इस कदर कुछ इस कदर थी गर्मी है बाज़ारे आरज़ू, दिल जो खरीदता था उसे देखता न था. ठीक है. तो फैज़ साहब ने कहा ये तुमने औरतों की तरह शेर क्यों लिखा? मैंने कहा मैं औरत हूँ. कहते हैं देखो औरत, मैं एमए में पढ़ रही थी, नहीं औरत. मैंने कहा जी फैज़ साहब सीरियस बात है, मैं औरत हूँ इसलिए लिखा. थोड़े दिन बाद उन्होंने माना, उन्होंने कहा औरत का लहजा और होता है. मिसाल उन्होंने अतिया फैज़ी की थी मुझे, कहने लगे उसको भी देख के हम कहते थे ये कैसे काम करती है. मैंने कहा आपने महबूबा के अलावा खातून के बारे में कभी सोचा है? उन्होंने कहा नहीं. फ्रैंकनेस दोनों तरफ. अच्छी खातून नजर आए तो महबूबा ही होनी चाहिए. अच्छा ठीक है. अच्छा ये चीज है. तो मंटो साहब के पास मैं गई बुर्का ओढ़े हुए ऑटोग्राफ लेने के लिए. तो वो जमीन पे बैठे हुए लिख रहे थे जैसे उनकी ये हॉल रोड वाले फ्लैट मेंशन. तो मैं गई, नकाब उठा के, मैंने कहा जी मैं अंदर आ जाऊं. तो उन्होंने मुझे नहीं कहा कुछ भी, उन्होंने कहा सफिया देखी ना कुड़ी आई है. अरे इतना अच्छा लगा. मैंने कहा मैं ऑटोग्राफ लेने आई हूँ. अच्छा बेटा बैठो. बस मैंने ऑटोग्राफ लिया और मैं तो पसीना पसीना हो चुकी थी कि मैं मंटो साहब से ऑटोग्राफ लेके आ रही हूँ, और वो लेके तो मैं आ गई. लेकिन उसके बाद सफिया आपा से मेरा ताल्लुक जब तक वो जिंदा रही आपका रहा, मुसलसल रहा. एक सवाल और मंटो साहब के बारे में पूछे. जैसे बॉब डिलन है, अंग्रेजी का पोएट, जवानी में मर गया. मंटो साहब इसमें है किताब में वो. अच्छा बॉब भी है. अच्छा जो बड़ा कमाल, बड़ा. मंटो साहब तुले हुए थे अपने आप को मारने पे, क्या थी? ही हेटेड हिमसेल्फ या उनकी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट खत्म हो गई थी? नहीं, व्हाट वाज हिज? आखिरी दिनों में तो उन्होंने बेशुमार कहानियां लिखी. अच्छा. हर रोज की एक कहानी लिखा करते थे. असल में जमाने ने उनको बहुत तंग किया. अच्छा. माशरे ने उनको बहुत तंग किया, अदालतों ने उनको बहुत तंग किया. और तवाइफ का लफ्ज तो हमारे शुरफा जाया करते थे, उनके पास नाम तो नहीं लिया करते थे ना, तो वो नाम लेते थे तवाइफ का. ये उनकी खराबी थी. और फिर ये कि उनके यहाँ मुनाफकत नहीं थी. नहीं, बिल्कुल ठीक. जो उन्होंने तांगे वाले का किस्सा लिखा है कोचवान का, वो कोचवान का किस्सा आज तक पाकिस्तान में चल रहा है. ये नया कानून पर नया कानून मैं सिर्फ कह सकते क्या सी कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए कि सानू भी शौक है काम करना. नहीं, मुझे शुरू से पता है. अच्छा ओके ओके. तो वो जो नया कानून जो है वो अब तक चल रहा है पाकिस्तान में, वही कानून चल रहा है. नहीं, बदला नहीं है, कुछ भी नहीं बदला. हम बुढ़े हो गए, बालों को काला करने लगे. लेकिन वो स्याही जो पुती हुई है दीवारों पर और जो कि कानून में है वो खत्म नहीं. अब आप अपनी जो शायरी करती हैं, आप क्या समझते हैं कि आप ज्यादा अपने आप से, बिकॉज एवरीबडी इवॉल्व. मसलन मैं उस दिन कहा, मुनीर न्याज़ी साहब ने मुझे एक दिन कहा, मैंने फराज की तारीफ की उन्हें तंग करने के लिए, कहते हैं व्हाट इज फराज,
पेल फोटोकॉपी ऑफ फैज, पेल फोटोकॉपी। आप बताएं, आप पे व्हाट स्टाइल डू यू फॉलो इन योर पोएट्री? मेरे साथ तो ये है कि मैंने सबसे कुछ ना कुछ चुना है। अच्छा, मैंने दाग से भी लिया है, गालिब से भी लिया है, मोमिन से भी लिया है। मैं तीसरे दिन सबको पढ़ती रहती हूँ। कुछ ना कुछ किसी कहीं से मिल जाता है, कुछ ना कुछ कोई लफ्ज है जो अटक जाता है, जो ट्रिगर करता है, जो ट्रिगर को कहता है कि अब तुम इसके साथ मिला के मिसरा बनाओगी। लेकिन ये चीजें अगर मुझे मुनीर नियाजी तक आते आते ना मिलती, ये सब ना होता। ये तो मुझे जावेद शाही के यहाँ भी मिल जाता है, मेरा हम असर और सब कुछ, लेकिन ये मिल जाता है। अच्छा मिसरा जहाँ मिले उसको पकड़ लेना चाहिए, उससे मोहब्बत करनी चाहिए। अब आपने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख छोड़ी है, उसका टाइटल आपने क्या रखा? आप बताएं क्या है? औरत एक मैली सी? नहीं, हाँ, बुरी औरत की कथा। बुरी औरत की कथा। बुरी क्यों लिखा? क्योंकि मैंने इंतजार हुसैन का रिव्यू पढ़ा तो उसने कहा ये ईश्वर तुली हुई है अपने आप को बुरा साबित करने में, अल्लाह इसमें बुराई कोई नहीं नजर आई मुझे। नहीं, असल बात ये है कि हमारे अहद के मर्द क्या, कुछ औरतें भी नहीं समझी। हर खानदान में, हर रिवायत में, तुम्हारे साथ भी यही हुआ होगा, जो शख्स आगे आता है उसको बुरा कहते हैं। पढ़ने में आगे आए, टेलीविजन पे आने में आगे आए, किसी चीज़ में आगे आए। मेरे साथ मेरे ख़ानदान में यही था, पढ़ने में आगे आई, फिर नौकरी करने में आगे आई, फिर शादी करने में आगे आई, फिर इन सारी चीज़ों में तो हर एक मुझे बुरा कहता था। लेकिन मेरे बाद जितने बहन भाई आए उन्होंने खुद शादियाँ की, किसी ने किसी को बुरा नहीं कहा। तो हर ख़ानदान और में वो मर्द और औरत बुरी होती है जो पहल करती है। अच्छा, ये मेरा मकसद था। ये 50 साल औरतों की कहानी है कि 50 साल में औरतों पे क्या बीती, उसको मैंने फर्स्ट पर्सन में लिखा है। अच्छा, ओके ओके। वी द सिंफुल वुमेन, क्या व्हाट इज दिस? ये हम गुनाहगार औरतें। हाँ, इसका बड़ा मैंने आपकी इंटरनेट पे पढ़ा। व्हाट इज दिस हम गुनाहगार औरतें? असल में बात ये है कि जब हमने सन 83 में हम जुलूस निकाल रहे थे कानून शहादत के खिलाफ, तो वो जुलूस पे हम टोटल 100 औरतें थी, तो 50 के करीब जेल में चली गई थी हम में से, और 50 के करीब अस्पताल चली गई थी, क्योंकि ऐसे डंडे पड़े थे कि हमारी जूतियां वहीं थी, हमारे दुपट्टे वहीं थे, और हमारे साथ ये सलूक हुआ था। जब जालिब को बहुत पड़ी थी, क्योंकि वो बीचे सड़क के बीच, पड़े सड़क के बीच, क्योंकि उन्होंने नज्म लिखी थी। जी जी जी, हाँ। तो अगले दिन अखबार में इतनी सी खबर जो थी वो हमारी थी। अच्छा। और इतनी बड़ी खबर जो थी वो मौलवियों की थी, जिन्होंने कहा था कि जो औरतें इस जुलूस में शरीक थीं उनके निकाह फिस्क हो गए। वाह वाह वाह। यूसुफ कामरान को मैंने कहा तेरी तो हो गई छुट्टी। बहुत तूते हो गए फारग। तूते हो गया फारग। अच्छा। अब अगले दिन आबिद मंटो और आसमा ने कहा कि हमने जलसा करना है इसके ऊपर और तूने नज्म पढ़नी। तो बस वहाँ से ये गुनाहगार औरतें शुरू हुई हैं 1983 से। अब तो ये कौमी तराना है, सिंध यूनिवर्सिटी हो, जामशोरो यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे सबसे पहले ये नज्म पढ़ी जाती है, फिर फंक्शन शुरू होता है। अच्छा, मैं माजरत खां, मैं नहीं पढ़ी इसकी, कोई अगर आपको याद हो 2-4। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि जिनके जिस्मों की फसल बेचें जो लोग वो सरफराज ठहरें, नयाबत इम्तियाज़ ठहरें, वो दावर अहले सास ठहरें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि सच का परचम उठा के निकलें तो झूठ से शाहराएँ अटी मिले हैं, जो बोल सकती थी वो ज़ुबानें कटी मिले हैं, हर एक दहलीज पे सज़ाओं की दास्तानें रखी मिले हैं। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं बुझेंगी कि अब जो दीवार गिर चुकी है इसे उठाने की जिद न करना। ये हम गुनाहगार औरतें हैं। वाह 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 वाह, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मुझे नहीं पता था कि मैंने नाबालिगों की क्लास ले रही। सॉरी, वेरी गुड मैम, सॉरी, मेरा कसूर, मेरा आई शुड हैव रेड दिस। अब गवर्नमेंट सर्वेंट कैसी है, एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट आपने कैसे, बिकॉज आपके अंदर एक रिबेलियन, एक रिबेलियस है। आप लिखते हैं आई डोंट लेट एनी मैन पुश मी नॉर एनी सर्कमस्टांस पुट मी डाउन। हाउ डिड यू सर्वाइव सो लॉन्ग? यानी उससे पहले इस्तीफा क्यों नहीं आपने दिया? हाँ, 5 दफा OSD, अच्छा,
7 दफ़ा नौकरी से निकाली गई, फिर वापस रखी गई, तो ये काम होते रहते थे साथ में। ओके, आप अपनी ज़ाती तौर पे कौन सी अचीवमेंट है जिसके बारे में आप कहती हैं कि किश्वर विल लिव लॉन्ग लॉन्ग आफ्टर किश्वर's body is gone? शायरी है जिसने कि मुझे सलामत रखा है आज तक, जिसमें मैंने ये भी कहीं लिखा है कि मैं शायरी करती हूँ क्योंकि मैंने खुदकुशी नहीं की है। एनी रिग्रेट्स जो आप समझती हैं, वो ऑस्कर वाइल्ड कहता है, नॉट द बिटरनेस ऑफ द पास्ट बट द लग्जरी ऑफ ए रिग्रेट। नॉट द लग्जरी ऑफ द रिग्रेट, क्योंकि मैंने जब ज़िंदगी शुरू की थी तो मैं आसानी से और आराम से सुबह 4 बजे भी माल रोड पे और कैनाल पे चल सकती थी। अब नहीं, इस बुढ़ापे में नहीं चल सकती। जब मैं शुरू में कहीं भी जाती थी तो लोग जो थे, अब तो बहुत ही इज्जत करते हैं, लोग इज्जत से बुलाया करते थे, होता था। लेकिन अब मुझे डर लगा रहता है लड़कियों को देख के कि इज्जत से ये अपने घर पहुंच जाए। तो वो खौफ जो मेरे अंदर कभी नहीं था, वो खौफ आज की बच्चियों को देख के मेरे अंदर पैदा हो जाता है। मैं उसको भगाने की कोशिश करती हूँ, उससे निजात हासिल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर अगले दिन अखबार में मैं एक कहानी पढ़ लेती हूँ और उससे मेरा जो खौफ और जो दुख होता है वो दुगना हो जाता है। आप जॉय टॉकिंग टू यू। आप मिलती रहा करें, जीते रहो, खुदा की कसम, आप मिलती रहा करें। मैंने आपसे किताबें साइन करानी है और वो मैं अभी मेरा जब जाएंगे आपकी आउटलेट पे तो मुझे वो आपने वो भी देना। नाज़रीन, मेरी मेहमान को जाना है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा प्रोग्राम का रह गया। आपका दिल करे तो स्टे विद अस, ना दिल करे तो जिथे मर्जी चले जाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, मेहमान से रुखसत हम हो गए। आज मैं बात करना चाहता हूं मुन्नू भाई की। मुन्नू भाई एक कमाल आदमी है। मैं उनकी मोहब्बत में बहुत सालों से गिरफ्तार हूं। उनकी सादगी, उनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, उनके मज़ाक में ऐसी मसलन उन्होंने मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, उन्होंने कहा कि उनने एक ड्रामा लिखा पे के साथ पहाड़। तो कहते हैं मुझे टेलीफोन आया, उनके मुन्नू भाई बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, आपने पे के साथ पहाड़ ड्रामा लिखा? कहते हैं मैंने कहा हाँ लिखा। तो कहते हैं अच्छा, आप मैं कर्ज करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा फे के साथ फिटे मुंह आपका। मुन्नू भाई कहते हैं आई लव यू। जो शख्स अपने आप पे हंस सके, और मुन्नू भाई मसलन एक दफ़ा वो मेरे साथ आए एक और दोस्त को लेके, जिन्होंने बड़ी अच्छा शेर सुनाया। शेर ये था कि मैं हूँ इश्क वो सिला जो मिले किसी को कभी कभी, मुझे खर्च कर ज़रा सोच कर, मैं बहुत ही कम हूँ बचा हुआ। जावेद शाहीन थे, लेकिन वो हकलाते थे। तो मैंने कहा जावेद आप भी हकलाते हैं? तो मुन्नू भाई कहते हैं थथौड़ा ग्रुप, यानी हम दोनों हकलाते हैं। मुन्नू भाई एक थथौड़ा ग्रुप होता था एक ज़माने में, वो सारे। मुन्नू भाई का मजमूआ कलाम छप चुका है, अजय क़यामत नहीं आई, जिसका मैं जिक्र अक्सर करता रहता हूँ। और उनके कॉलमों का एक मजमूआ वो भी छप चुके, मैं शायद 2 छप चुके हैं। गिरेबान चाक वो करते हैं, वो ज़रूर पढ़िएगा। आज उनकी नज़म जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसका एक टुकड़ा आपको सुनाना चाहता हूँ। मुन्नू भाई ने एक बड़ी तवील नज़म लिखी है, एहतसाब द चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, वो आपने इस मजमूए में ज़रूर पढ़नी है। लेकिन जो उनकी तवील नज़म मुझे बहुत पसंद है, उसके कुछ अशार में पढ़ भी चुका हूँ, पर अजय क़यामत नहीं आई। उसके कुछ 2-4 मुझे अगर याद आ गए तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। ज़ेरां दी पट्टी दे मतलब निकलन लग पे ज़बरां तो, ऐनकां ला के अन्ने लब्बन हक हकीकत खबरां तो, ते टीवी दी क्वालियां सुन के मुर्दे जागे कबरां तो, पर अजय क़यामत नहीं आए, पर अजय क़यामत नहीं आए। टक मकौड़े पढ़न नमाज़ां दावे करन खुदाइयां दे, करन शराबां बंद ते लैन परमट ईसाइयां दे, वादे पींदे आपे ही ते नाम बदनाम डसाइयां दे, पर अजय क़यामत नहीं आई, पर अजय क़यामत नहीं आए। नकली दंदा वाले बुढ़े पुछन भा खरोटां दे, ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या कहते हैं, नकली दंदा वाले बुढ़े पुछन भा अखरोटां दे, सब तो ज़्यादा पढ़न किताबां बोझे ओवर कोटां दे, ते लैंदे फिरन मुबारकबादां खाली डब्बे वोटां दे,
ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਾਰਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚੌਧਰੀ ਤਾਲਬ ਦੀ, ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹੀਏ ਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਦੀ, ਚਾਦਰ ਜਨਰਲ ਰਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ जालब दी, पर अजय क़यामत नहीं आई, पर अजय क़यामत नहीं आई। और ये चलती जाती है। मुन्नू भाई की जो भी आप नज़म पढ़ेंगे आप लुत्फ़ लेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।